गाइस स्क्रीन पे जो प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट फ्लैश हो रहे हैं ना, एक बार परसेंटेज चेक कर लो। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो बस दिखावा होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वही सेटअप है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। इस सेटअप को मैं 2018 से यूज़ कर रहा हूँ और बीच बीच में मैं इसको स्विंग ट्रेड के लिए यूज़ करता रहता हूँ और आप भी इजीली सीख के अप्लाई कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल सा स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है जो आपको मैं इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों को मैंने स्विंग ट्रेडिंग के तो बहुत सारे सेटअप दे रखे हैं। ये बहुत सिंपल सेटअप, बिकॉज मेरे पास काफ़ी मेल्स आए हुए थे जब मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, कमेंट्स भी आए हुए थे कि आप लोगों को कोई स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रॉन्ग सेटअप चाहिए जिसमें ज़्यादा दिमाग भी ना लगे और प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे बन जाए। तो आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ। जो ट्रेड सेटअप होता है वो अच्छा कब हम बोलेंगे, जब उसमें रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा होगा। सो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। स्विंग ट्रेडिंग होती है, हमें स्विंग्स को पकड़ना होता है। अब स्विंग क्या होता है मार्केट में, ये एक स्विंग है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और दूसरे स्विंग पे सेल कर देते हैं, इसको एक स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। यहाँ पे सेल करते हैं और यहाँ पे बाय कर लेते हैं, मतलब शॉर्ट सेल कर लेते हैं। तो ये बीच का जो भी होगा ना वो हमारा प्रॉफिट होगा। सेम ऐसे होता है, यहाँ पे आपने बाय किया और दूसरे नेक्स्ट स्विंग पे सेल कर दिया, उसको स्विंग ट्रेडिंग ही बोलते हैं। तो जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है। इसमें छोटे छोटे स्विंग से आप बड़े प्रॉफिट्स कमा सकते हो और आपको मिलेगा पूरा ब्रेकडाउन की एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करनी है और रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ। आई नो कुछ लोग कमेंट कर रहे होंगे कि मार्केट बंद होने के बाद तो सारे सेटअप्स चल जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैंने इसी सेटअप के बेस पे एक ट्रेड लिया, अभी रिसेंट टाइम पे ही ट्रेड लिया है, उसको भी एनालाइज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा वो ट्रेड मैंने क्यों लिया। और कुछ स्टॉक्स भी हम देखेंगे, उनको स्टडी भी करेंगे कि पास्ट में उन्होंने कैसे वर्क किया था। जब स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हो रही होगी तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा स्ट्रेटेजी को समझते हैं। तो एक और बात आपको मैं बता देता हूँ, जो अभी मैंने ट्रेड लिया इस सेटअप के बेसिस पे, उस स्टॉक को मैंने मैनुअली स्क्रीन किया था, बट एआई का टाइम है तो मैं आपको आइडिया भी दे दूंगा कि चैट जीपीटी से आप क्या प्रॉम्प्ट देके स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हो, जिस सेटअप के लिए आपको आइडिया दे देंगे। बट ऐसा नहीं है आप डायरेक्टली ट्रेड ले लो, आपको एनालाइज प्रॉपर करना होगा। बट यही होगा कि आपकी एक लिस्ट छोटी हो जाएगी, हो सकता है उसमें से आपको कुछ अच्छी ट्रेड्स मिल जाए तो आप वो भी चेक कर सकते हो। बट मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैनुअली देखो, जितना चार्ट्स को ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा आइडिया होगा आपको ट्रेड लेने का। तो स्विंग ट्रेडिंग का तो सबको ऑलमोस्ट आइडिया होगा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो यही होता है कि एक स्विंग पे लिया, दूसरे पे हमने उसको सेल कर दिया, जो भी मैंने आपको बताया। मतलब कुछ डेज के लिए हम ट्रेड को प्लान करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज 6 सितंबर 2025 है, तो मैं आज कोई ट्रेड लूंगा और 10-15 दिन या 20 दिन बाद जो भी मेरा टाइम होरिजोन होगा उस बीच में मैं उस स्टॉक को रखूंगा और बाद में सेल कर दूंगा जो भी मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। जो स्विंग ट्रेडिंग होती है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैंडल स्टिक को पढ़ना, चार्ट्स को देखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना। इन सब का आपको आइडिया नहीं तो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, उससे आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा। अगर उसका भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल बेसिक आपको आइडिया, तो भी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको स्टिल कोई इशू आता है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो और मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हो। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है जब हम कोई ट्रेड लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, पहले उसको समझ लेते हैं। ये जो मैंने आपको एक लाइन ड्रॉ करी है अभी रिसेंट टाइम में, आपको दिख रहा होगा ये एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है। यहाँ पे मार्केट ने इधर टच किया, यहाँ से सेलिंग आ गई थी, देन टच किया फिर सेलिंग आ गई थी, यहाँ पे टच किया फिर सेलिंग आ गई थी, इस टाइम ब्रेक कर दिया। यहाँ पे कैसे ब्रेक किया इसके बारे में मैंने पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप वो देख सकते हो। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुए हैं, हो सकता है यहाँ पे किसी ने ट्रेड ले लियो रनिंग कैंडल में तो उसका लॉस हो गया होगा। और इस वाले पॉइंट पे तो क्या हुआ कि कैंडल के ऊपर इसने क्लोजिंग भी दे दी। आप देखोगे यहाँ पे क्लोजिंग दे चुकी है 4 आवर्स की कैंडल और उसके बाद ये नीचे आ गया है। तो यहाँ पे भी आई एम श्योर कि लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। ऐसा नहीं कि ये स्ट्रेटेजी आपको 100% वर्क करेगी, सब में कुछ ना कुछ कमी होती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टॉप लॉस लगाना है वो कहाँ लगाना है, पुरानी वीडियोस की रेफरेंस ले सकते हो, वरना इसमें मैं आपको आइडिया दे दूंगा। ये तो आई एम श्योर सबको पता होगा कि ब्रेकआउट क्या होता है। जब कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है ना, उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। यहाँ पे इस पॉइंट पे ब्रेकआउट हो रहा है और जैसे ये वाला पॉइंट है, अगर ये ब्रेक होता है तो उसको ब्रेकडाउन बोलते हैं। मतलब ब्रेकडाउन तब होगा जब मार्केट गिरेगी, ब्रेकआउट तब होगा जब मार्केट यहाँ से जैसे ऊपर निकल गई। आप ब्रेकआउट को भी कैच कर सकते हो, ब्रेकडाउन को भी कैच कर सकते हो, और पैसा दोनों जगह बनता है। हमें सिर्फ पैसे बनाने से मतलब है। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो 1:2 या 1:3 का मिनिमम रखना है। मतलब आपने अगर ₹1 का स्टॉप लॉस लगाया है तो आपको ₹2 मार्केट से लेने हैं या ₹3 लेने हैं, एटलीस्ट इतने लेने हैं। अगर आप 1:1 का कर रहे हो देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बिकॉज 1:1 में आप कभी भी लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको ऐसी ट्रेड्स चाहिए होंगे जहाँ पे 1:3 1:4 मिल रहा होगा। मैं तो यही एम करता हूँ कि एटलीस्ट 1:2 तो मिल रहा हो, तभी मैं उस ट्रेड को इनिशिएट करता हूँ। वरना कितना अच्छा मेरे को सेटअप दिख रहा हो, सब कुछ दिख रहा हो, 1:1 है तो आई विल इग्नोर दैट ट्रेड, बिकॉज मेरे को कोई मतलब नहीं है। जहाँ मेरा रिस्क रिवॉर्ड काम नहीं कर रहा मैं उस ट्रेड को इग्नोर कर दूंगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी ये टिप फॉलो कर सकते हो। हर ट्रेड को ना डिसिप्लिन के साथ ही करा जाता है। अगर आपके लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया लेकिन आप होल्ड करके बैठे हुए हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ बट आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो ब्रेकआउट की लाइन होगी ₹2 से ₹3 ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, आई एम अज्यूमिंग वो आपका हिट हो गया बट आपने एग्जिट नहीं करी, स्टिल आप उसको होल्ड करे बैठे हो, दैट इज नॉट द राइट थिंग। अगर आप ये वाली चीजें ट्रेडिंग में फॉलो करोगे तो आप मार्केट से बहुत जल्दी किक आउट हो जाओगे। ऐसी चीजें हमें नहीं करनी, इन चीजों को हमें अवॉइड करना है। सो जितनी जल्दी होगा हमें लॉसेस को कट करना है और लॉसेस को बड़ा होने नहीं देना।
तभी ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी, और कोई भी स्ट्रेटजी तभी वर्क करेगी अगर आपको लॉसेस कट करने आते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि एक सिंपल प्लेन लाइन भी बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकते हैं अगर आप लॉसेस टाइम पे काटते हो। मैं आपको एक खुला चैलेंज दे रहा हूँ, आप रोज JSW स्टील को, रिलायंस को, कोटक को, किसी को भी ट्रेड करो या रोज उसको बाय करो, लेकिन आप प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हो ना, आपका माइंड उस तरह वर्क करने लग जाएगा 10 से 15 ट्रेड लेने के बाद कि आपको लॉस जब भी दिखेगा ना, मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा लॉस हो रहा है, मतलब मेरा सेटअप यहाँ पे फेल हो गया, मुझे एग्जिट करनी है, तो आप कर दोगे। इसलिए पहले आपको ना अपने माइंड पे वर्क करना है। सिंपल VWAP से भी मैंने पैसा बनाया हुआ है, मूविंग एवरेज से भी बनाया हुआ है। ये जो सेटअप है मूविंग एवरेज के बेसिस पे है, इसमें मैं मोस्टली 20, 50, 100 और 200 का यूज़ करता हूँ, और 9 और 15 का भी मैंने बहुत बार यूज़ किया, 5 का भी किया है स्कैल्पिंग में। ये जो सेटअप है स्विंग ट्रेडिंग है, जो स्विंग ट्रेडिंग होती है इसमें हमारा टाइम होरिजोन होता है 10 से 20 डेज़ के आसपास, कभी कभी महीना चला जाता है। यहाँ पे कौन सा मूविंग एवरेज काम आएगा आप मुझे बताओ। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो को पोस्ट करो और कमेंट में मुझे बता दो। उससे क्या होगा कि आपको साथ साथ आप आंसर करोगे तो आप वीडियो में एंगेज रहोगे और आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। तो अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो सेटअप है मूविंग एवरेज का है, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, और स्विंग ट्रेडिंग का है। जैसे स्विंग ट्रेडिंग में मैंने आपको भी बताया कि कम डेज होते हैं, 20, 50 समथिंग के अराउंड डेज होते हैं, 30 डेज, सॉरी 50 तो मैं ज़्यादा चला गया। तो मेरी जो सेटअप होता है ना, मैं आपको बताऊँ कैसे ट्रेड लेता हूँ। मैं स्विंग ट्रेड पे लेता हूँ, लेकिन अगर मेरे को सेटअप अच्छा लगता है ना तो मैं उसको होल्ड करता जाता हूँ और पोजिशनल ट्रेड ले जाता हूँ। मतलब मेरा एटलीस्ट टारगेट तो 12% होता है, पहले 5% होता था, फिर 10 होता था, 12 के आसपास रखता हूँ, क्योंकि जब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा है ना तो मैंने उसको 12 कर दिया है 10 से, तो 12 के अराउंड आता है तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ। सबसे पहले ना मूविंग एवरेज का बिल्कुल बेसिक समझते हैं। अब मूविंग एवरेज क्या होता है मैं आपको लगाना भी सिखा देता हूँ। ये धन का प्लेटफॉर्म यूज़ किया हुआ, इसमें ट्रेडिंग व्यू का चार्ट चल रहा है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ज़ीरोधा यूज़ करते होगे तो उसमें आपको FX पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज, यहाँ पे आ गया एक्सपोनेंशियल, तो इसको हमने ले लिया। एक सिंपल होता है जो एक्सपोनेंशियल होता है। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसको हाइड कर देते हैं, यहाँ पे आपको कोई लाइन नहीं दिख रही, तो इसकी सेटिंग्स से गए आप यहाँ पे देख रहे हो 9 डेज लगे हुए हैं। ओके, मैं इसको ओके पे क्लिक कर देता हूँ, देन मैंने इसको इनेबल किया। अब आप देख रहे हो कि ये जो लाइन है ना कैंडल्स की एकदम क्लोज चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है आप सोचो, अगर आपको पता है तो कमेंट में मुझे बताना। जब हमने 9 डेज डाला है ना तो ये लास्ट 9 कैंडल्स को कंसिडर कर रहा है, और कैंडल जो है लाइन के बहुत ज़्यादा चिपकी हुई है, बिकॉज वो 9 डेज से जो प्राइस होगा ना वो मोस्टली आसपास ही होगा। जैसे यहाँ पे कभी सडन मूवमेंट आया होगा ना तब आपको थोड़ा सा गैप दिखेगा, यहाँ पे देखो सडन मूवमेंट आया इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा गैप दिख रहा है, वरना ऑलमोस्ट चिपक के चलेगी। जैसे इस केस में मैंने 4 आवर्स का चार्ट लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो 4 आवर्स की लास्ट 9 कैंडल्स है ना ये उसकी बेसिस लाइन ड्रॉ करता है। और जो EMA होता है और सिंपल मूविंग एवरेज होता है, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज, उसमें बेसिक आपको डिफरेंस बता देता हूँ। जो सिंपल मूविंग एवरेज है, अगर मैंने 9 डेज या 9 कैंडल्स का लगाया हुआ है तो पूरी 9 कैंडल्स का एवरेज होता है, उसको कंसीडर करता है। मतलब जितने भी टाइम फ्रेम का आपने लगाया हुआ है ना सबको, हर कैंडल को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। और जो EMA होता है वो रिसेंट टाइम की जो कैंडल्स होती हैं उसको हाईएस्ट इंपॉर्टेंस देता है। तो अब आप खुद सोचो, अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो रिसेंट प्राइस एक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है या मतलब आपको सारा कंसिडर करना है कि 9, 20, 50 जितनी भी कैंडल्स बनती हैं। मेरे हिसाब से आपको EMA यूज करना चाहिए, बिकॉज मैं खुद EMA यूज करता हूँ। सिंपल मूविंग एवरेज में अच्छी ट्रेड्स मिलती है नो डाउट, बट पर्सनली मैं EMA यूज कर रहा हूँ। तो 9 के बेसिस पे अगर आप स्कैल्पिंग करोगे तो बहुत अच्छा वर्क करेगा, बट 9 के बेसिस पे आपको स्विंग ट्रेड अच्छा नहीं मिलेगा। अब आप सेटिंग्स पे जाते हैं, यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ। अब देखो ये लाइन ना थोड़ी पीछे हो जाएगी, देखो थोड़ा क्लियर पिक्चर दिखाएगा, एकदम चिपक के नहीं जाएंगी लाइंस। अब यही देखो अगर मैं इसको 50 कर दूंगा तो और पीछे चला जाएगा। इसकी एक ब्यूटी देखना, देखो 50 पे आया जंप कर लिया, 50 पे आया सपोर्ट लिया ऊपर चला गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे हायर हाई बना रहा है, ये वाला हाई यहाँ पे ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ पे ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ पे ब्रेक कर दिया। यहाँ पे आपको पता लग गया जब ये हाई ब्रेक हुआ है ना यहाँ पे सपोर्ट लेने आया तो यहाँ पे सेलिंग आ सकती थी। ये देख लो यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आ गई। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बजाज फाइनेंस का, मतलब आपको मैंने 3-4 महीने पहले बता दिया था कि ये बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट दे सकता है। जब मैंने आपको बताया उसके थोड़ा टाइम बाद ये गिर गया था, बिकॉज मार्केट में मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इतनी अच्छी नहीं थी। फिर जब उसने उसके बाद मूवमेंट दी तो आप उसका प्राइस जाके चेक कर सकते हो। तो मैं कोई हवा में बातें नहीं बताता आपको, मैं वही स्टॉक आपको चेक करके बताता हूँ जो आगे चल सकते हैं। ऐसा स्टॉक हम आगे डिस्कस करेंगे जो इस ट्रेड सेटअप के बेसिस पे मैंने लिया है। तो आपको बेसिक समझ आ गया 20, 50 का। यहाँ पे आप देखो अगर मैं इस पे 100 लगा दूंगा तो ये और दूर हो गया, और यहाँ पे भी ये सेम फॉलो कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। और आप देखो अगर मैं यहाँ पे 200 लगा दूंगा तो ये और दूर चला जाएगा, और यहाँ पे भी देखो आया चला गया। मार्केट जो होता है ना 200 EMA को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। अगर आपने डेली टाइम फ्रेम पे लगा रखा है ना, अगर 200 EMA के नीचे कोई भी स्टॉक चल रहा है, इट इज अ साइन ऑफ बेयरिश मार्केट। मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में वो स्टॉक गंदा नहीं कहेंगे हम, कि उसका यही कह सकते हैं कि टाइम अच्छा नहीं चल रहा। तो इन दैट सिचुएशन आई वुड सजेस्ट कि आप उस स्टॉक को बाय मत करो। तो ठीक है, हमें 20 भी समझ आ गया, 50 भी समझ आ गया, 100 भी समझ आ गया, 200 भी समझ आ गया, और आपको इतना तो क्लियर हो गया ये मूविंग एवरेज वाला सेटअप है। जब मुझे स्विंग ट्रेड करनी है, मैंने अभी आपको बताया कम डेज की होगी, तो आपको कौन सा मूविंग एवरेज लेना चाहिए आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताना। ओके, तो आई एम एज्यूमिंग आप सब ने 20 आंसर किया होगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इसकी सेटिंग को 20 कर देंगे, 20, 21 जो आपको ठीक लगता है। मैं 20 करता हूँ, कुछ लोग 21 भी यूज़ करते हैं।
अब देखो लाइन एकदम ऊपर चली गई। अब इसको समझते हैं। सिंपल मैं वन डे का चार्ट लगा रहा हूँ। वीडियो बनाने से पहले मैंने कुछ रिसर्च की थी और कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था, बिकॉज मैंने जो ट्रेड ली थी कुछ टाइम पहले ली थी, और जिससे मैं आपको अच्छे से ट्रेड का सेटअप बता सकूँ तो मैंने स्क्रीनिंग कर ली थी। आप भी कर सकते हो। उस टाइम जो स्टॉक्स आ रहे थे वो इस टाइम एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं, और जिस स्टॉक में मैंने ट्रेड लिया उसमें तो इंप्लीमेंट हो रहा है, वो तो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा ही। सो सबसे पहले हमारा स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज़। यहाँ पे देखो 20 डेज़ का मैंने लगाया हुआ है। तो अब रीसेंट टाइम में आपको दिखाता हूँ कि इसमें कहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन रहा था। तो ये 20 डेज़ का आपको लगा हुआ है, आपको दिख रहा है, और आपको टिप्स दूंगा कि आप फेक ब्रेकआउट में कैसे बच सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। तो स्टॉक को एनालाइज करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ सेटअप के बारे में। और बेसिकली यहाँ पे आपको क्या देखना है, जब कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा ना, जब स्टॉक 20 डीएमए के आसपास आएगा तो हमें वहाँ पे ट्रेड को लेना है। टाइम फ्रेम जो रहेगा वो डेली रहेगा, बिकॉज हम डीएमए को कंसिडर कर रहे हैं, और मूविंग एवरेज हमारा एक्सपोनेंशियल होगा, सिंपल नहीं होगा। डेज में उसकी लेंथ आप 20 डाल देना। तो अब समझते हैं सेटअप को। यहाँ पे अब देखो जून जुलाई का जो टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। तो ट्रेड कैसी बनी इसमें हमें उसको देखना है। ये जो जोन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है, काफ़ी टाइम से यहाँ पे ट्राई कर रही है, और यहाँ पे जब ब्रेक करने का ट्राई किया, इनफैक्ट इसके आसपास ट्रेड कर रही थी, स्टिल वहाँ से सेल ऑफ आ गया और मार्केट नीचे आ गई है। अब ये 20 डीएमए के नीचे आ गई है। तो ध्यान से समझना हमें ट्रेड कब लेनी है। ये 20 डीएमए पहले बार मार्केट ऊपर क्रॉस करी, यहाँ पे हमें ट्रेड को नहीं लेना। फिर यहाँ पे इसने वापस आया, सपोर्ट लिया, इस पॉइंट पे हमें ट्रेड को लेना है। तो आगे आपको टिप्स भी बताऊंगा कि यहाँ पे भी हो सकता था कि फेक ब्रेकआउट हो जाता, फेक ब्रेकडाउन हो जाता। क्या गारंटी है कि यहाँ पर मार्केट आई और यहाँ पे सस्टेन नहीं करी, और यहाँ पे क्या सस्टेन कर जाएगी और मेरा इवेंचुअली स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, फिल्टर आउट करना मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी बेसिक सेटअप समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जब मार्केट ने 20 EMA को क्रॉस किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। हमारा जो प्रॉफिट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ क्या रख सकते हो आप। हमारा जो प्रॉफिट होगा वो लास्ट स्विंग हाई होगा। इस केस में लास्ट स्विंग हाई ये है, इसको कंसिडर मत करना, बिकॉज ऑलमोस्ट प्राइस यहीं पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसके ऊपर से निकलेगा तो ऑब्वियसली यहाँ तक जाएगा। कहते हैं कितना प्रॉफिट मिला है ट्रेड लेने के बाद। इस लेवल पे हमारी ट्रेड इनिशिएट हुई है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। इधर कहीं आप मान लोगे, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आपको ये वाली मिली है थोड़ी स्ट्रॉन्ग। चलो मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे एंट्री ली। अब डेज को कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने ज्यूम कर लिया, आपने यहाँ पे लिया है, और हमारा स्विंग हाई है यहाँ तक। यहाँ पे आपको टारगेट मिला है क्लोज टू 7.75%, मतलब 8% के आसपास। अगर आप अपना मार्केट के सारे एक्सपेंसेस निकाल दोगे, एसटीटी वगैरह, तो 7% के आसपास आपको मिला है विद इन 9 डेज। ठीक है, विच इज़ गुड। मैं आपकी जगह होता तो इसको मैं यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट करता या होल्ड करता, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि मेरा प्रॉफिट का टारगेट एटलीस्ट 12% होता है, 7-8% मैं नहीं रखता। तो उसको समझते हैं। ये वाला जो जोन है ना, मार्केट इसको ब्रेक करने का ट्राई कर चुके हैं, यहाँ पर और अब वापस आई है। तो यहाँ पर क्या गारंटी है कि मार्केट इधर से क्रॉस कर पाएगी नहीं कर पाएगी। पहली चीज़, आपको कई चीज़ें देखनी है। मतलब मैं आपको मानता हूँ अगर आपको एक्सपीरियंस कम है ना, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर देना, बट मैं आपकी जगह होता तो मैं यहाँ पे ट्रेड को होल्ड करता। यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर आई, यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पर कितनी थी, यहाँ पे आपको दिख गया। ओके, देन यहाँ पे आया, यहाँ पे जब मार्केट आई तो यहाँ पे वॉल्यूम आप देख सकते हो, लास्ट जो हाई थी वॉल्यूम का उससे भी कम है, और यहाँ पे कैंडल भी कोई खास अच्छी नहीं है। मैं आपको कैंडल दिखाऊँ तो आप देख सकते हो ये नेगेटिव कैंडल है। इन्वर्टेड हैमर अगर टॉप पे बन रहा है तो उसका मतलब आपको पता होगा उसको क्या बोलते हैं, और वहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी होती। ये इस टाइम यहाँ पे मार्केट का यहाँ से जो इसने मूव दिया था वहाँ से उसका टॉप ही आप मान सकते हो, और वहाँ से सेलिंग आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं इस जोन पे वापस कब आई है, यहाँ पर आई है, और यहाँ पे आप वॉल्यूम चेक करो और कैंडल का स्ट्रक्चर चेक करो। यहाँ पे जो कैंडल बनी है ना, ये दो, जब इसने ब्रेक किया है, यहाँ पे वॉल्यूम देख लो, एक ये वाली वॉल्यूम की बार और एक ये वाली वॉल्यूम की बार, मतलब वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रही है। तो ये कोई छोटे मोटे बंदे की वॉल्यूम नहीं है। आपके और मेरे जैसा रिटेल ट्रेडर इतनी बड़ी वॉल्यूम नहीं ला सकता है, और वो भी डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक में। तो नो डाउट यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर ही घुसा हुआ है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि सस्टेन करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको होल्ड कर लेता। ज़रूरी नहीं है हमेशा आपको वॉल्यूम ही, तो वही आपको बताएगी यहाँ पे आपको ट्रेड होल्ड करेगी या नहीं करेगी। आपको कई चीज़ें देखनी होगी, कितनी क्लोज कैंडल ट्रेड करी है उस जोन के आसपास जहाँ पे हमारा मार्केट का रेजिस्टेंस है, जहाँ से बार बार सेलिंग आ रही है। मल्टीपल चीज़ें, आप आरएसआई को भी देख सकते हो कि आरएसआई वहाँ पे कैसा कर रहा है, कैंडल का स्ट्रक्चर क्या है। ओके, यहाँ तक हमें समझ आ गया। तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं, यहाँ पे हमने ट्रेड तो ले लिया, अब स्टॉप लॉस क्या होता। जो 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल आ रही होगी ना, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, तो इसके आसपास आप देख लेना 20 डेज ईएमए के नीचे कौन सी क्लोज हो रही है कैंडल, उससे 2-3 रुपये नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो जैसे मैं मान लेता हूँ मैंने ट्रेड लिया है इस वाली कैंडल पे, तो इस कैंडल के नीचे आप देख लेना ये वाली कैंडल भी इसके आसपास ही है, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लूँगा। आपके फेवर में है तो आप ट्रेड ले लोगे, वरना आप उसको इग्नोर कर दोगे। ये मेरा स्टॉप लॉस था, मैंने ट्रेड ली है इस कैंडल में मान लेता हूँ। ठीक है, मेरा टारगेट इनिशियली था ये वाला स्विंग हाई, और मेरा स्टॉप लॉस था, अब देख लो रिस्क रिवॉर्ड क्या है यहाँ पे। मतलब मेरा 94 का स्टॉप लॉस था और 750 का मेरे को प्रॉफिट हुआ। 8.83 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, विच इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे आप ट्रेड को एकदम इग्नोर नहीं करोगे, यहाँ पे आपको ट्रेड को लेना ही लेना है। ठीक है, अब स्टॉप लॉस समझ आ गया।
और मैं होता, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं पोजिशनल पे इसको होल्ड करूँगा, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होता। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है फिल्टर आउट वाली, वो आगे समझेंगे। मेरा नेक्स्ट टारगेट होता, आपको सिंपल जाना है, चार्ट को स्क्वीज़ करना है। मैंने आपको जैसे बताया था, मेरे को इसका स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है, मैं इसको पोजीशनल में रखूँ, रीजन मैंने आपको दे दिए थे। तो पोजीशनल में रखूंगा, दिमाग में मेरा नया टारगेट, नया स्टॉप लॉस ऑलरेडी होना चाहिए अगर मैं ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सिंपल मैं चार्ट को स्क्वीज करूंगा और देखूंगा पहले कभी ये वाला लेवल मार्केट में आया या नहीं आया। डॉक्टर रेड्डीज के केस में ये वाला लेवल नहीं आया, तो इस केस में हम क्या करेंगे उसको समझते हैं। अब आपको देखना है ये जो रैली आई थी ना, ये कहाँ से आई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, उससे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिंपल आप फिबोनाची भी लगा सकते हो और इसके जोन को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल रैली यहाँ से आई थी, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का आया था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर चला जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को जस्ट यहाँ से मैंने मेजर किया और ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर इसको मैंने लाइन को रख दिया। अब आप देखोगे इस जोन के आसपास मुझे कुछ बता रहा है, तो मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा। ये जोन ही आप बनाओगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होती, एक जोन ही होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जैक्ट इसी जोन के आसपास सेलिंग आई थी। मैंने कैसे एनालाइज किया, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने प्रोजेक्ट किया और मार्केट ने वही वर्क किया। मार्केट में ऐसा ही होता है। देखो यहाँ पे भी ये लेवल टच हुआ, यहाँ पे भी टच हुआ, अब ये दिखा रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी तो कुछ नहीं करेगी। आगे भी देख सकते हो आप, इससे थोड़ा पहले सेलिंग भी आ गई थी। तो आपको पता है आपको डॉक्टर रेड्डीज में क्या करना है जब इसके ऊपर कुछ जाएगा। मतलब ये जोन अब काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी इसके ऊपर मार्केट निकलेगी तो बहुत बड़ा धमाका होगा। और क्या धमाका होगा आप ऐसे प्रोजेक्ट करके निकाल सकते हो, मार्केट कितना और ऊपर जाएगी। अब 20 डेज के बेसिस पे सेल कैसे करना होता है, यहाँ पे इसने रिजेक्शन दिखाया है, ठीक है। ये जो लेवल था सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे मैंने इसको निकाला था, अब इसको इग्नोर कर दो। मैं मानता हूँ आपने ट्रेड यहीं पे एग्जिट कर दी, ठीक है। 8 साढ़े 8% आपको मिल गए। अब आपको पता है यहाँ से स्टॉक गिर रहा है, पहली बार स्टॉक यहाँ पे आया, यहाँ पे सेलिंग आई 20 DMA पे, वहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को लिया, लेकिन यहाँ से कोई शार्प सेलिंग नहीं आई। अब ये जो स्विंग लो बन गया हमारा, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी ना, तब तक कोई आपको स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं दिखेगा। तो अब आपको ये ट्रैप करने का ट्राई करेगा। अगर आपको ये सिंपल 20 DMA वाली जो मैं आपको बताई थी मैंने, कि आपको बस यहाँ पे टच होगा, जब सेकंड टाइम आएगा और यहाँ से सेलिंग आएगी तो आपको ले लेनी है। टाइम में इसने वर्क किया है, बट स्टिल मैं कहाँ पे ट्रेड लेता मैं आपको बताता हूँ। उससे प्रॉफिट कम होता, बट चांसेस आर वेरी हाई कि वहाँ पर आपको लॉसेस के चांसेस कम होते हैं। यहाँ पे एम पैटर्न भी बन रहा है, एम पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, उसके बेसिस पे ट्रेड मिल रही है। ये आपको दिख रहा होगा, ये पहले रेजिस्टेंस का काम करता था और यहीं पे मार्केट ने इधर से ही पुल बैक कर लिया। अगर मार्केट वापस आके इसी लेवल पे आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे वो सपोर्ट ले लेगी एक दो बार, तो इतनी जल्दी वो नीचे नहीं जाएगी। बड़ा प्लेयर घुसा होगा तो अलग बात है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा मार्केट वापस आई लेकिन ऊपर चली गई यहाँ पे, फिर वापस इस लेवल को छोड़ दिया इधर इसने। जब इस लेवल को ब्रेक किया ना, मैं तो रनिंग कैंडल में यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ और मेरा प्रॉफिट, मेरा टारगेट होता है जब ये लेवल इसने छोड़ा है, नेक्स्ट जो मेरी लाइन है यहाँ तक, मैं इसको एकदम डिलीट कर देता हूँ। आप देखो कहाँ पे कैंडल है, कहाँ पे सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल जाता। यहाँ पे जो अननेसेसरी आप ट्रेड लेते, यहाँ पे लेते और इधर आप एक स्टॉप लॉस दे देते, यहाँ पे स्टॉप लॉस दे देते, वो सब आपका बच गया। आपने एक ही ट्रेड ली, सीधा उसमें आपने प्रॉफिट लिया और क्लोज कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ये कितना होता है। मैं कोई नीचे तक नहीं लेके जाऊंगा, मेरा टारगेट था सिर्फ यहाँ तक, तो यहीं तक ही घुसूंगा। 6.3% का सिंपल। यहाँ पर 20 DMA पे मार्केट आई, यहाँ रेजिस्ट किया, नीचे गई, ये जो हमारा सपोर्ट का लेवल था यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर चली गई। और जब ये सपोर्ट का लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ मैंने ट्रेड ले ली। मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब सॉरी, ये वाला लेवल सपोर्ट जब ये ब्रेक हुआ मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली और नेक्स्ट मेरा सपोर्ट था वहां तक मैंने ट्रेड को रखा। और आप देख सकते हो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर बाइंग आ गई दोबारा। अब इसमें री एंट्री का हम बाइंग का देखते हैं और अब आप मेरे को कमेंट में बताओगे इसमें री एंट्री कब बने। ठीक है, 20 DMA से यहाँ पे क्रॉस कर लिया है, वापस आया, सपोर्ट लिया, अब निकल गया है। तो आप इस कैंडल पे एंट्री लोगे और आपका टारगेट क्या होगा। पहला टारगेट ये होगा, नेक्स्ट टारगेट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मार्केट वहां तक गई है। तो अब देख लेते हैं प्रॉफिट कितना होता है, बिकॉज हमें स्विंग हाई को लेना है। नीचे वॉल्यूम को भी जरूर ध्यान पे रखना, यहाँ पे आपका 6% के आसपास हो गया। स्टॉप लॉस आपको पता है इस कैंडल के नीचे रखना है जो 20 DMA के नीचे जा रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम्स को, खुद सोच सकते हो यहाँ पे आपको इसको पोजिशनल लेके जाना था या स्विंग पे इसको रखना था। सही बताऊँ ये पोजिशनल नहीं है, स्विंग ही है। ये कोई ज्यादा डेज नहीं है कैंडल्स के, अगर आप इसको देखोगे। मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने डेज है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई होगी, बट मैं चाहता था आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से बता दूं। अभी भी मेरा कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम और लूंगा मैं आपका। यहाँ पे हमारी एंट्री थी, इस वाली कैंडल को मान रहे हैं ना, तो देखो 14 डेज, मतलब 21 दिन वैसे आप मान लो, जिस दिन मार्केट क्लोज भी होगी उसको कंसिडर किया, और मार्केट जिस दिन ओपन होगी वो 14 डेज। 14 दिन में आपको मिल गया 12.85%। ऐसा नहीं आपको रोज ही मिलेगा, महीने में 2-3 बार ऐसे मूव्स आप कैच कर सकते हो। तो आपको फिल्टर करना है, उस हिसाब से आपको स्टॉक्स को लेना है। तो पहला स्टॉक हमारा एनालाइज हो गया। और मैंने ना आपको स्टार्टिंग में बोला था कुछ बंदे कमेंट्स में आएंगे और बोलेंगे मार्केट बंद होने के बाद सब कुछ काम करता है, तो आप उनको बता देना
ये वाला लेवल यहाँ पर भी आया था और यहाँ से सेलिंग आ गई थी, और जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगी और ट्रेड करना स्टार्ट कर देगी तब हमें क्या करना। तब सिंपल उनको बता देना ये जो जोन है ना, ये ऊपर आप प्रोजेक्ट कर दोगे और क्या प्रॉफिट होगा हमारा, आप कमेंट में उनको रिप्लाई कर सकते हो। आपने मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस देखा होगा, उसमें मैंने कितने बड़े प्रॉफिट्स आपको इंटरडे में भी दिखाए हैं और वो मैंने करे हैं। C8 का था और मेरे को भी ध्यान नहीं है, मैंने काफी टाइम से ट्रेड्स को शेयर करना बंद कर दिया है बिकॉज मैं इतनी वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग की रेगुलर वीडियोस लाऊं और पहले की तरह आपको अच्छा कंटेंट दूं, बिकॉज मेरा प्लान था कि फाइनेंस की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देनी है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड रिलेटेड हो, लोन से रिगार्डिंग हो, फंडामेंटल की एनालिसिस हो, टेक्निकल की एनालिसिस हो, चार्ट्स की, मतलब मेरे को ये था कि सब कुछ आपको इस चैनल पे देना है ताकि आपको कहीं वो ना जाना पड़े। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि अब ज्यादा से ज्यादा वीडियोस दूं। 2-3 साल से मैं कुछ ज्यादा ट्रेवल कर रहा था तो मेरी इंटरडे भी ट्रेडिंग, मतलब पहले अगर मैं 80% करता था तो अभी 40 हो गई है। तो मेरा जो मोस्टली प्रॉफिट है वो स्विंग ट्रेडिंग से ही आया था इस साल, और लास्ट ईयर से थोड़ा कम ही क्लॉक किया था मैंने, मेरी प्रायोरिटीज थोड़ी ट्रैवलिंग की तरफ ज्यादा हो गई थी। तो लेकिन अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि दोनों चीजों को बैलेंस आउट करना। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टॉक एनालाइज हो गया। अब सेकंड स्टॉक पे चलते हैं, 2 ही स्टॉक मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा BML। अब इसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है 20 में, ये रहा मेरे पास। अभी मार्केट ने इसको रेजिस्ट किया, मतलब ऊपर नहीं गई। अब यहाँ पे इसने ऊपर, इसके ऊपर जा रही है 20 के। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, पहली बार तो मार्केट को ऊपर जाने देंगे, जब ये वापस आएगी फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगी ना तब हमें एंट्री लेनी है। यहाँ पे कैंडल्स को देखो आप, मतलब ये पूरे 2025 की सबसे ज्यादा की वॉल्यूम। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बाय करना है इसको, और कहाँ पे बाय करना है एग्जैक्ट पॉइंट पे मैं आपको बता देता हूँ। ये वाले पॉइंट पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, जहाँ पे इसमें आपका टारगेट क्या होना चाहिए, स्विंग हाई। ये वाला स्विंग हाई हो सकता है, ये एक रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है। तो मैंने आपको 2 टारगेट्स नियर टाइम के बता दिए। पहला टारगेट आपका यहाँ पे, अब इसको एनालाइज कर लेते हैं। इसको मैंने हटा दिया है। जो आपका स्टॉप लॉस होगा, आपको पता है ये जो है ना पॉइंट एंट्री हुई है, इसे 2-3 रुपए नीचे रख लेना। अभी वो स्टॉप लॉस भी एनालाइज करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं इसका हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। यहाँ पर इस कैंडल पे मैंने मान लिया एंट्री लिया मैंने इधर 20 DMA की, जब इसने सपोर्ट लिया। स्विंग हाई आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अब देख सकते हो 11% के आसपास का हो गया 7 बार से 7 दिन के अंदर। अगेन मैंने आपको बताया था, जो शुरू में टारगेट्स बताए थे, एक टारगेट यहाँ पे आपको दिख रहा था बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस है मार्केट का, लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो आपको प्रॉफिट देखो अब कितना हो जाएगा, विच इज 19.46%। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जैसे आपका टारगेट आएगा ये वाला स्विंग वाला, अगर आपको लग रहा है कि ट्रेड ठीक ठाक है तो आप रनिंग कैंडल में भी यहाँ पे क्लोज कर सकते हो। आप डे को क्लोज होने का वेट नहीं करोगे, बट इसने सेम डे में 20% का आपको रिटर्न दे दिया। तो ये पावर है सेटअप की। नेक्स्ट टाइम देखो इसमें आपको एंट्री कब मिली है, वापस यहाँ पे आया। अब हमें देखना है ये पुल बैक कब करेगा। तो यहाँ पे आप देखो ये नीचे आया और यहाँ से इसने पुल बैक दे दिया है, तो नेक्स्ट एंट्री आप यहाँ पे भी ले सकते हो। जब ये नीचे एकदम जाता जा रहा है ना, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। जब ये ऊपर निकला है ना, यहाँ पे कहीं आपकी एंट्री बनेगी और ये आपका जो स्विंग होगा यहाँ पे टारगेट बन जाएगा। तो इस हिसाब से आपको एंट्री लेनी है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप देख सकते हो। और मैं रिसेंट टाइम में बताता हूँ मैंने कौन सा स्टॉक इस सेटअप की बेस पे ऐड किया है। तो मैं आपको अपना स्टॉक दिखा देता हूँ, उसका मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। तो रिसेंट टाइम में मैंने इसको ऐड किया है। यहाँ पे इसके बहुत सारे रीजन है। एक तो यहाँ पे जब ये सेलिंग आई थी, आप देख सकते हो यहाँ पर ये गैप डाउन ओपन हुआ था, अभी एग्जैक्टली उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मेरे को सीधा सीधा मैं बताऊँ ना, यहाँ तक तो ये मेरे को बड़े प्यार से जाता हुआ दिख रहा है, मतलब यहाँ से 200-300 रुपए की मुझे इसमें दिख रही है। मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये मेरे पास स्टॉक है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इसको लेना। मैं आपको बताता हूँ इसमें मैंने एंट्री कब ली है। ठीक है, 20 DMA के ना ऊपर नीचे बहुत बार निकला है, मैंने इसको हमेशा इग्नोर करा है। इस स्टॉक में गंदा फॉल हुआ था नवंबर में, रीजन शायद इसका गंदा रिजल्ट आया था काफी। बेसिकली इसके फंडामेंटल्स के रिगार्डिंग इसमें गंदी न्यूज थी, तो इसमें सेलिंग ज्यादा आ रही थी। यहाँ पे आप वॉल्यूम देखोगे ना, बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। ठीक है, अब मैं आपको रीजन बताता हूँ कि मैंने इसको यहाँ पे भी क्यों इग्नोर किया, यहाँ पे भी क्यों नहीं लिया। यहाँ पे भी 20 DMA के ऊपर निकला, ठीक है, यहाँ पे भी निकला और यहाँ पे इसने प्रॉफिट दिया, बट मैंने यहाँ पे भी नहीं लिया। फिर यहाँ वापस आया, इधर भी मैंने नहीं लिया। मेरी एंट्री हुई है इधर कहीं हुई है। अब पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ से नीचे गया, ऊपर से पुल बैक दिया, 20 DMA पे रेजिस्ट किया, वापस नीचे आ गया, सेम रेजिस्ट किया। यहाँ पे सेलिंग वाली आप अच्छे से ले सकते हो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बन रही थी, चेक कर सकते हो बना के। मैंने थोड़ा सा रफ में बनाई है, आप बनाओगे तो प्रॉपर ट्रेंड लाइन बन रही है, बिकॉज मैंने इस पर ट्रेड ली थी शॉर्ट सेलिंग की, मुझे ध्यान है बस। तो आपको जो मैंने बताया था, यहाँ से आप सेलिंग भी कर सकते हो। देखो 20 DMA के पास बार बार आ रहा है, नीचे जा रहा है यहाँ से। ओके, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, मैंने आपको बोला था कि 20 DMA के ऊपर जब यहाँ पे स्विंग आई तो इसने क्रॉस कर लिया, तो इसमें तो चीजें अच्छी हो गई, आपने यहाँ पे ट्रेड को क्यों नहीं लिया, वॉल्यूम भी अच्छी है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे जब लास्ट टाइम जब सेलिंग आई थी ना, एक बार आप वॉल्यूम को देखो कितनी वॉल्यूम है और यहाँ पे क्या वॉल्यूम, जस्टिफाई नहीं करे, क्योंकि अगर इतनी बड़ी वॉल्यूम में सेलिंग आई है ना, मतलब हो सकता है कि फेक ब्रेकआउट टाइप ही हो, यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको इग्नोर कर दिया, मैंने बाय का कुछ भी नहीं देखा यहाँ पर। देन अगेन क्या हुआ, वही चीज सेम रिपीट हुई। यहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस दिख रहा होगा,
इधर से सेलिंग आ गई वापस। अब यहाँ पर इसने काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रहा है। ये लेवल जो 2200 का है ना, इसका काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी जो रिसेंट टाइम में पुल बैक आया ना, वो भी यहीं से ही आया है। यहाँ पे मार्केट ऊपर निकली है, तो ये जो 2200 का लेवल है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब आपको समझ आ गया। एक तो मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम कोई अच्छी खासी नहीं दिख रही थी, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा था। एक यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने देखो सपोर्ट लिया और यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है। यहाँ पे मार्केट इधर होल्ड कर लिया अपने आप को। जब ये लेवल ब्रेक हुआ था ना, तो मुझे लगा ये तो 1800 तक गया, बट इसने यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर लिया था। हमें एक चीज समझ आई, एक तो इसका 2200 का लेवल इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आगे आपको ऐसे बहुत मौके मिलेंगे। एक्चुअल में तो मैंने इसमें दबा के वैसा बनाया हुआ है, ऐसे मोमेंटम देख के। और मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे मार्केट ने इसके ऊपर निकाल लिया। मैंने सोचा भाई इसके ऊपर निकाल लिया तो मैं तो ट्रेड ले सकता हूँ। मतलब अगर ये लेवल इसका नेक्स्ट स्विंग निकलेगा तो मैं तो ट्रेड ले सकता हूँ, मतलब थ्योरी के हिसाब से। यहाँ पे 20 डीएमए को एकदम इग्नोर कर दो। अभी जस्ट लॉजिक समझा रहा हूँ, वो लॉजिक समझने का ट्राई करना। लेकिन मैंने यहाँ पे भी ट्रेड को नहीं लिया। अब जब ये इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया ना इसने, यहाँ पे क्या वॉल्यूम है? कुछ कोई खास वॉल्यूम नहीं है, वही रेगुलर इतनी पहले भी चल रही थी। आप देखो अभी भी उतनी है। कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है ना, उसको ब्रेकआउट देना है, आप समझो उसमें फंडामेंटल में नेगेटिव न्यूज है, तो वहाँ पे वॉल्यूम्स को आना बहुत जरूरी है। और वॉल्यूम्स नहीं आए इस लेवल पे। जब ये ब्रेकआउट का ट्राई कर रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम्स आ रहा है, बट यहाँ पे ऐसी कोई वॉल्यूम नहीं आई है। जब इसने इस लेवल को क्रॉस भी कर दिया है, और ये लेवल क्रॉस हो रहा होता और वॉल्यूम इससे थोड़ी सी भी ज्यादा होती ना, मतलब ये जो हमारी लास्ट वॉल्यूम की बार है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक भी होती ना, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता बिना सोचे समझे यहाँ तक के लिए। अगर ये यहाँ पर निकलती ना, अगर वॉल्यूम इतनी ज्यादा होती, इंटरडे में 70-80 रुपए भाग जाता और 3% मेरे को इंटरडे में दे देता। बट मैंने क्यों नहीं लिया? सिंपल रीजन, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं थी। जब ब्रेकआउट दिया तब उसकी वॉल्यूम तभी उतनी नहीं है, तो ये मतलब फेक आउट है। यहाँ पे काफी टाइम कंसोलिडेट भी किया ये, तो मेरे को लगा शायद निकल भी जाए, बट अगेन ये फिर 20 डीएमए के नीचे आ गया। अगर 20 डीएमए को देखोगे, वैसे मैंने आपको बोला था इग्नोर करो, बट देख लो यहाँ पे इसने रेजिस्ट किया, देन अगेन सेलिंग आ गई। और कहाँ पे इसने होल्ड किया? 2200 की रेलेवेंस आपको समझ आ गई। यहाँ पे फिर इसने होल्ड किया और ऊपर निकल गया। अब अगेन ये जो लेवल आप देख रहे हो, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। पहले मार्केट में यहाँ पे सेल ऑफ आया, फिर जब इसने क्रॉस किया इधर सेल ऑफ आया, अब वापस इधर सेल ऑफ आ गया। 3 बार ये पॉइंट टच हो चुका है। अब समझते हैं लॉजिक को। आप समझो, एक कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई पुराना घर है। मैं चाहता हूँ ये वाली जो वॉल है ना, मैं इसको तोड़ दूं। मैंने एक बार हथौड़ा मारा, नहीं टूटी। 2 बार मारा, नहीं टूटी। 3 बार मारा, नहीं टूटी। चौथी बार मारा तो वो टूट गई। मतलब ये जो लेवल है ना, अभी वीक होता जा रहा है। ट्राई किया, नहीं टूटा। सेकंड टाइम ट्राई किया, नहीं टूटा। थर्ड टाइम किया, टूट गया। तो यहाँ पर जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया ना, इधर यहाँ पे कहीं पे मैंने एंट्री ली थी। प्राइस आपको दिखाऊंगा, क्वांटिटी भी दिखा दूंगा। आई डोंट हैव एनी इशू, बिकॉज इतना बड़ा स्टॉक है तो कोई पंगा नहीं होगा मेरे पास। इसकी एक लोड तो मैंने पुट सेल की हुई थी। मेरा इन द मनी हुआ था 24-25 के आसपास। और अभी रिसेंट टाइम में एक लॉट ऐड किया है, वो कुछ मेरे पास 30-40 क्वांटिटी एक और उसमें अकाउंट में है। मतलब मेरे पास शायद 450 के आसपास कुछ स्टॉक है, मेरे को अकाउंट याद नहीं आ रहा। चलो जो भी है, मैं आपको दिखा दूंगा जो रिसेंट टाइम में मैंने ऐड किया, वही आपके लिए रेलिवेंट है। तो यहाँ पे देखो, अब 20 डीएमए को समझते हैं क्यों ली मैंने। यहाँ पे ये जो लेवल था ना, ये वीक हो गया था, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अब 2600 का इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है? यहाँ पर जब इसका रिजल्ट आया था ना, और यहाँ पे वॉल्यूम देखो, मार्केट ने काफी गंदा क्रैश किया है। अब आप इसको देखो कितना क्रैश किया, उसको समझते हैं। 18% शेयर गिर गया, 465.5 रुपए एशियन पेंट्स जैसा शेयर गिर चुका है। तो आप समझ सकते हो ये लेवल इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर जब इसने ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया था ना, तो मुझे समझ आ गया कंडीशन अच्छी होती जा रही है। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली। मैंने लाइन कलर ड्रॉ कर दी, ये लेवल था। ये लेवल जब ब्रेक हुआ ना इस वाली कैंडल पे, फिर मेरे को ट्रस्ट आया कि यहाँ पर ना कुछ चीज शायद इसके साथ अच्छी हो गई है। बट मैंने यहाँ पे अभी ट्रेड नहीं ली थी। मैंने इसको वॉच किया कि कहीं कहीं अगेन फेक आउट ना दे दे। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इस लेवल 2600 के आसपास गया, जो आपको मैंने लेवल दिखाया था जहाँ से सेल ऑफ आया था। दोबारा जाके देख लेते हैं। ये यहाँ पे सेल ऑफ आया था, यहाँ पे अगेन सेल ऑफ आ गया। और अब मार्केट क्या कर रही है, आपको बजाज फाइनेंस का भी याद होगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी उसमें कि मार्केट अगर जितना क्लोज अपने रेजिस्टेंस के नियर ट्राई करती है, सेल ऑफ आता है, लेकिन वहीं से बहुत पास से रिकवर हो जाती है और रेजिस्टेंस के नियर ट्रेड करती जाती है ना, तो चांसेस होती है कि वहाँ पे ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग आएगा। और इस केस में यही हो रहा है। और एक और कंडीशन इसमें मीट हुई थी। आप इसका लास्ट स्विंग लो देखो क्या है। एक तो ये इसका स्विंग लो हो गया, देन इसका ये हो गया। जब यहाँ पे सेलिंग आई, ये वाला जो स्विंग लो है, यहाँ पे आके इसने रिकवर कर लिया। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आ जाता ना 2415 तक की, ये 8% की मूवमेंट है, मतलब ये यहाँ पर 5-6% गिर चुका होता लगभग। तो मैं इसको इग्नोर कर देता। मतलब यहाँ पे चांसेस होते हैं कि यहाँ पे फिर ये फेक ब्रेकआउट दे देगा, कुछ नहीं होगा, ये वापस ऊपर घुमा के पागल बना के नीचे आ जाएगा। बट यहाँ पर क्या हुआ, ये अपना 20-30% ही क्रैश हुआ और 20 डीएमए पे यहाँ पे आया और निकलने लग गया। तो इसकी एंट्री मेरी हुई थी यहाँ पर 2492 के आसपास। मतलब मैंने 2500 को भी क्रॉस होने का वेट नहीं किया था। यहाँ पे कहीं पे मैंने इसकी एंट्री ले ली थी, शायद इस कैंडल पे ली थी। डेट मेरे को ध्यान नहीं है, अभी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आपको दिख जाएगा। अभी मेरा 3-4% के आसपास प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ पर जब आएगा ये
2755 के आसपास। यहाँ पे फिर मैं देखता हूँ, प्लान करूंगा कि इसको यहाँ पे सेल करना है या इसको होल्ड करना है। अभी तो यहाँ तक तो मैंने होल्ड करा हुआ, बिकॉज मेरे को नियर टर्म जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है, इसके आसपास, सॉरी 2760 के आसपास, 50 मान लो। तो ये जो मैंने ट्रेड ली थी, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी ली थी और 20 डीएमए के हिसाब से भी ली थी। यहाँ पे आप देखो 20 डीएमए ने दोबारा यहाँ से मेरे को एंट्री दे दी है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंट्री है। यहाँ पे वॉल्यूम की बार देखो, आप वापस चलते हैं, सेलिंग में वॉल्यूम की बार देखो, लेवल को देखो, हाँ उतनी नहीं है बट काफी ज्यादा वॉल्यूम है। इसकी सेल ऑफ के बाद कभी इतनी वॉल्यूम नहीं आई। प्लस यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा था, 20 डीएमए का कंफर्मेशन था, तो मल्टीपल चीजें यहाँ पे मैच कर रही थी। मैंने नो डाउट यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में एंटर कर लिया, मतलब एक बड़ी क्वांटिटी तो नहीं, एक लॉट में एंट्री कर ली। तो अभी टोटल वो 450 शेयर्स के आसपास हैं इसमें। और मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे एक बार देखूंगा, ये वाला लॉट तो मैं यहाँ पे निकाल दूंगा। अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट आया तो जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। इसके अलावा मैंने एक और बड़ी ट्रेड ली थी, मतलब मैंने 5 लाख के अराउंड इन्वेस्ट किए थे, तो वो बन गए थे मेरे लगभग 6 लाख के आसपास प्रॉफिट आया था। अब आपको सुन के तो बहुत बड़ा लगा होगा, डबल हो गया पैसा, बट उससे पहले ना मैंने कुछ ये मतलब बेसिकली स्मॉल कैप्स से को मैंने शॉर्टलिस्ट किया था भाई स्क्रीनिंग के बेसिस पे कि किसी में मूवमेंट ज्यादा आ रही है। तो ऐसे मैं कई बार कर चुका हूँ जिसमें मेरे 1 से 2 लाख रुपए तो खराब हो चुके होंगे अभी तक, और ये इसमें प्रॉफिट आ गया है। तो मैं बीच में करता रहता हूँ, जैसे प्रॉफिट्स आते हैं ना तो उसको इस तरह से डाइवर्सिफाई कर देता हूँ। निफ्टी 20 ले लेता हूँ, गोल्ड 20 ले लेता हूँ, कुछ ऐसे हीरो जीरो टाइप के स्टॉक ले लेता हूँ जहाँ पे मूवमेंट चल रही होती है। तो उसमें ही मैंने इसको देखा था, सॉरी मैं उसका नाम नहीं बता सकता बिकॉज बहुत छोटी कंपनी है और मैंने एग्जिट भी कर दिया, वैसे कुछ फायदा भी नहीं है, वो नीचे ही गिर रहा है। नेम डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता बट मैं उसको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि कितना रिटर्न आया। वैसे तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक एआई का प्रॉम्प्ट दूंगा जिससे आपका स्क्रीनिंग में हेल्प हो जाएगी, बट मैंने तो एशियन पेंट्स को मैन्युअली स्क्रीन किया था और अभी तक मैं मैन्युअली ही चार्ट्स को पढ़ता हूँ, बिकॉज उससे क्या होता है मेरे को स्टॉक्स का आइडिया रहता है कि कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिस्टेंस है, और मतलब मेरे को मैन्युअली पढ़ना ज़्यादा बेटर लगता है। स्टिल आपके पास टाइम कम है, हो सकता है कि आप जॉब करते हो, बहुत हेक्टिक जॉब हो या कोई बिजनेस हो, तो अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कोई भी अच्छा सा कमेंट कर देना है। मतलब कोई फीडबैक हो तो आप फीडबैक भी दे सकते हो, और उसका स्क्रीनशॉट लेके जो नीचे आपके ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है ना, इस पे सेंड कर देना, मैं आपको प्रॉम्प्ट बाय ईमेल सेंड कर दूंगा विद इन 24 आवर्स। आई नो कि लास्ट 1 ईयर से वीडियोस रेगुलर नहीं आ रही थी, बट आई विल मेक श्योर कि अब रेगुलर वीडियोस आए, बिकॉज मेरा एम था आपको अच्छा कंटेंट देना, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वीडियोस, पर्सनल फाइनेंस से, और ट्रेडिंग तो है ही, फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब मेरा ये था कि आपको पूरा प्रॉपर का फाइनेंस का सब कुछ यहाँ पे दे दूं, जिससे आपको किसी और चैनल पे जाना ना पड़े और आपकी लर्निंग नेक्स्ट लेवल की हो जाए। और इस टाइप का कुछ कंटेंट मैं लाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, बिकॉज मेरी कभी वीडियो आएगी तो उससे आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपनी लर्निंग को एनहांस कर सकते हो। लास्ट ईयर से हो क्या रहा था, मैं ट्रैवल बहुत कर रहा था। अभी जनवरी का बताऊं तो मैं यूरोप गया हुआ था, फिर उसके बाद मार्च में मेरे को हांगकांग जाना था बट प्लान कैंसिल हो गया, देन अप्रैल में थाईलैंड, फिर जून में बाली गया था, फिर उसके अलावा गोवा, देन फिर अगस्त में दुबई। तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता था, तो वीडियोस का थोड़ा हो जाता बिकॉज मेरे को अपनी भी ट्रेडिंग करनी होती थी और इतने कुछ व्यूज नहीं आ रहे थे। अगर आप भी मुझे सपोर्ट करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा और मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपको दूंगा जिससे आपकी लर्निंग नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।